नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। हमारी बॉडी में शुगर मेंटेन होना चाहिए। शुगर ना ज़्यादा हो ना कम हो। उस शुगर का काम क्या है, पहले हम ये समझते हैं। बॉडी के अंदर में जो स्ट्रेस जो जनरेट होता है, उस स्ट्रेस को मेंटेन, जिसको हम तनाव बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए वो कौन उसको कंट्रोल करता है? दैट इज शुगर। बट लिमिट से ज़्यादा अगर निकल जाएगा वो ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा ब्लड शुगर रहता है, दैट इज़ हाई ब्लड शुगर, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। कम अगर लिमिट से कम अगर हो जाएगा तो उसको लो ब्लड शुगर बोलते हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये मेंटेन करने में सबसे अहम जो भूमिका होती है वो इंसुलिन की होती है। और इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है? वो पैंक्रियास से निकलता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में शुगर ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम ये समझते हैं इसकी लिमिट क्या होती है। फास्टिंग में हमारी 70 से 110 के बीच में होनी चाहिए। पीपी, जिसको पोस्ट प्रोंडियल बोलते हैं, वो 80 से 120 के बीच में होनी चाहिए। रैंडम की अगर हम बात करते हैं तो 80 से 140 के बीच में होनी चाहिए। एक और जांच हम लोग कराते हैं लैब से, HbA1c। ये लास्ट 6 मंथ में बॉडी के अंदर में कितना फ्लैक्चुएट हुआ है शुगर, वो इसमें शो करता है। उसकी लिमिट क्या है? 5.7 से लेके 6.4%। अब अगर हम ये बोलें, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ब्लड शुगर मॉर्निंग में रैंडम अगर कराएंगे सुबह खाली पेट, रात का नाइट में हम रैंडम करेंगे, और दोनों को ऐड करके 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी 250 आनी चाहिए। अगर 250 है और बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज नॉर्मल। बाकी ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि हाई ब्लड शुगर को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं और लो ब्लड शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब ये डिस्कशन करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस कितने टाइप का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। मोस्टली टाइप 1 में लोग जानते हैं ये बाय बर्थ या बॉडी में कोई ऐसा एक चेंजेस बाय बर्थ रहता है जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रेशन पैंक्रियास से नहीं हो पाता है। अगर हम इस फिगर के माध्यम से अगर हम देखेंगे, ये जो ब्लू स्काई ब्लू जो कलर आपको दिखा रहा है, दैट इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट फिगर में जो हम ये देख रहे हैं, जो स्काई ब्लू था ये हल्का ब्लैकिश हो गया है। इसका मतलब क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस इंसुलिन सिक्रेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बीटा सेल का। तो जब ये कंडीशन एबनॉर्मल अगर रहती है और इंसुलिन का अगर सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर फ्लैक्चुएट करता है। तो ज़्यादा होती है तो जिसको हाई ब्लड शुगर, लो होती है तो लो ब्लड शुगर। हाइपरग्लाइसीमिया को हाई ब्लड शुगर और हाइपोग्लाइसीमिया को
लो ब्लड शुगर बोलते हैं। ज़्यादा शुगर है तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम। लो शुगर में वर्टाइगो आ सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है। ये एक लो ब्लड शुगर में एक माइनस पॉइंट। तो टाइप 1 आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कभी कभी ये बाई बर्थ ही इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब है पैंक्रियाज हमारा प्रॉपरली एक्टिवेटेड नहीं होता है। हमें अगर हमें टाइप 1 को ठीक करना है तो हमें एक्टिवेटेड उसको किसी भी हालत में करना होगा। अब टाइप 1 में इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, हमें यह समझना होगा। कभी कभी ये हेरिडिटरी भी होता है, इंडोक्राइन डिजीज भी होता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो आपस में ही झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है और वो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। वायरस एंड इन्फेक्शन का हो सकता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल वो भी हो सकता है, डैमेज ऑफ द रिमूवल ऑफ द पैंक्रियाज हो सकता है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ड्रग एंड द केमिकल टॉक्सिन हो सकता है, एंड एंडोक्राइन डिजीज भी हो सकता है, जिसकी वजह से दैट इज द टाइप 1 कॉज। नेक्स्ट अगर आते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, इसका मतलब क्या हुआ? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में बॉडी के अंदर में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आई है और आप सडन, बाई बर्थ नहीं है, बाई बर्थ अगर होगा हम टाइप 1 में बोलेंगे। इसका मतलब है टाइप 1 में हमारा क्या था कि पैंक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन को सिक्रेशन करने में जो बीटा सेल जो हेल्प कर रहा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और इंसुलिन सिक्रेशन वो प्रॉपर अगर काम नहीं करेगा, अगर वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तब भी वो प्रॉपर मेंटेन शुगर को नहीं रख पाता है। अब ये फैक्टर क्या 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 होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज टाइप 2 आ जाता है? ऑल ऑफ सडन कोई फैमिली में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से वो व्यक्ति स्ट्रेस लेने लग गया, तनाव लेने लग गया, और वो तनाव लेते लेते वो स्ट्रेस से एंजाइटी की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस लेते लेते एंजाइटी की तरफ चला जाता है, और वही एंजाइटी जब और डेप्थ में जाता है तब वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ चला जाता है। उसकी आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका वेट रिड्यूस हो सकता है, उसके बॉडी का एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, उनके हाथ पैरों में नम्बनेस होने लगती है, ये बहुत सारा। और उसका मेन एक फैक्टर क्या हो सकता है? ओबेसिटी, मोटापा, इनहेरिटेंस एंड अदर फैक्टर लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत सारा कुछ, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बॉडी के अंदर में आने की वजह से इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता है। अब आते हैं कॉजेस टाइप 2 डायबिटीज। ओवरवेट, जिनका ज़्यादा वजन होगा, जिसको ओबेसिटी एंड द फिजिकल इनएक्टिविटी, जिनके अंदर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ वो जा सकते हैं। इसलिए प्रॉपर हमें फिजिकल एक्टिविटी को हमें मेंटेन रखना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत जगह पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रॉपर वो काम जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है, वो एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब तक प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रेशन पैंक्रियास से नहीं होगा, हमारे बॉडी का ब्लड शुगर वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। जीन्स एंड द फैमिली हिस्ट्री में अगर ये किसी को रहा है तो आपके अंदर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, कभी कभी हमारा ये जेनेटिकली भी रहता, जो हमारे पूर्वजों में रहता है वही हम लोगों में होने के चांसेस भी रहते हैं। हार्मोनल डिजीजेस, बहुत सारे कंडीशन में हार्मोनल डिजीजेस में भी एक डायबिटीज़
टाइप 2 का एक रीजन हो सकता है। डैमेज टू रिमूवल एंड द अदर द पैंक्रियाज। इसका मतलब है पैंक्रियाज में कहीं ना कहीं कोई डैमेजेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब अगर मेन सिम्टम्स अगर हम ये डायबिटीज के अगर हम देखते हैं, पहला लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, आईज ब्लूरिश विजन। इसका मतलब है उसको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, पर देखने में दिक्कत होती है। पॉलीडिस्पिया, पॉलीडिस्पिया का मतलब है ज्यादा प्यास लगना। ब्रीथ, स्मेल ऑफ द एसीटोन। फिर है सिस्टमेटिक वेट लॉस, उसका वजन कम होने लगता है। नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब है यूरिन ज्यादा होने लगना, नॉर्मल से यूरिन ज्यादा होना। ग्लाइसूरिया, इसमें काफी ज्यादा शुगर हो जाता है, वो जब यूरिन करेगा तो उसमें चींटियां या चींटे लगने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर में, उसके ऊपर में इफेक्ट ये डालेगा जाकर के। तो ये चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, ये डायबिटीज के कुछ जो ये मेन सिम्टम्स हैं ये एपियर होने लगते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मेडिसिन के ऊपर में, दोस्तों एक ये फार्मूला याद रखिएगा, और ये जो हमारी रेड कलर की मेडिसिन है ये सबसे हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। पहली है सिफ्लेंड्रा इंडिका बिफोर द ब्रेकफास्ट। इसको लेने का तरीका क्या होता है, हमें ब्रेकफास्ट से पहले लेना चाहिए, 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में। इसी तरीके से सिजीजियम जम्बोलिनम मदर टिंचर बिफोर लंच, इसको लंच से पहले लेना चाहिए हमको। और नेक्स्ट है एब्रोमा अगस्टा बिफोर डिनर, डिनर से पहले लेना चाहिए। ये जो भी मेडिसिन ये हम तीनों हम लेंगे, सिफ्लेंड्रा इंडिका हो या सिजीजियम जम्बोलिनम या फिर एब्रोमा अगस्टा, हम ब्रेकफास्ट से पहले सिफ्लेंड्रा इंडिका, बिफोर लंच सिजीजियम जम्बोलिनम एंड बिफोर डिनर ऑफ द एब्रोमा अगस्टा। ये जो भी मेडिसिन लेंगे वो जो भी मील या डाइट या खाना जो भी खा रहे हैं उसके आधे घंटे आपको पहले लेना होगा। सिफ्लेंड्रा इंडिका 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में ब्रेकफास्ट करने से पहले, नाश्ता लेने से पहले। सिजीजियम जम्बोलिनम 15 से 20 बूंद लंच से पहले हमको लेना होगा, दिन में सिर्फ एक बार आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद। एब्रोमा अगस्टा बिफोर डिनर, एब्रोमा अगस्टा के अंदर में है कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन में रहता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? ये टोटली ये जो डिपेंड करता है जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर अगर हमारा ये हो जाता है तो ये हमारे डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। टाइप 1 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये 3 मेडिसिन कभी भी मत भूलिएगा। और कभी कभी हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर में ये 4 मेडिसिन हम लोग मिला लेते हैं। C फॉर सिफ्लेंड्रा इंडिका, S फॉर सिजीजियम जम्बोलिनम, A फॉर एब्रोमा अगस्टा एंड G फॉर जिम्निमा सिल्वेस्टर। इसको मिला करके अगर हम 30 ml अगर हम लेते हैं तो 120 ml हमारा ये प्रिपेयर हो जाता है। तब हम 20 से 25 बूंद खाना खाने के पहले, यानी कि दोपहर का और रात का खाना खाने के पहले 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में हमको लेना होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये 4th मेडिसिन आती है नेट्रम सल्फ। ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में नेट्रम सल्फ बहुत वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। जिम्निमा सिल्वेस्टर, ये क्या करता है कि ब्लड शुगर कभी बॉडी में हाई होता है तो कभी लो होता है, तो जिम्निमा सिल्वेस्टर ये भी मदर टिंचर ही होगी, ये ब्लड शुगर लो और हाई को दोनों को मेंटेन करता है। एसिड फॉस, जब किसी को ये डायबिटीज होता है या उसके अंदर में पूरे सिम्टम्स अगर आ जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उसके बॉडी में एक वीकनेस महसूस होती है। ठीक है। वो वीकनेस को मेंटेन करने के लिए एसिड फॉस 1 mg की जरूरत होती है। इसका मतलब है मेंटल वीकनेस होने की कंडीशन में एसिड फॉस 1 mg हमको देना चाहिए।
ठीक है। तो ये हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस था कि उसमें हम कैसे कैसे कौन कौन सी हम मेडिसिन देंगे। तो जब मेंटल वीकनेस होगी तो एसिड फॉस 1 ml यानी कि 2 से 3 बूंद करके 1/4 कप पानी में इसको सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार हमें बीच बीच में लेते रहना चाहिए। अब मुद्दा ये आती है कि ये तो हमारी कॉमन मेडिसिन हो गई, ठीक है, सिफ्रेमिडा इंडिका ले लिया है क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से सिजीजियम जम्बोलिनम भी हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को मेंटेन करता है। एब्रोमा अगस्टा में इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हम सेपरेटली भी मेडिसिन ले सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जब ये एसिड फॉस हमने मेंटल वीकनेस में लिया, अब ये मेडिसिन आती हैं सल्फर, कलकरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नाइट्राम्यूर एंड फास्फोरस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। जब हम प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे तो वहाँ से एक सिंगल मेडिसिन निकल करके आएगी और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एलएम पोटेंसी में 0/1, 0/2, 0/3 करके हम देंगे, ठीक है। जैसे लाइकोपोडियम ये जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में बहुत अच्छा काम करती है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस पोटेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन मेडिसिन थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इन मेडिसिन के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमें प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है, लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है। तो जो ये डीआईपी डाइट है यानी कि सीजनल फ्रूट्स, उसका जो भी वेट होगा वो वेट मान लेते हैं 60 kg है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ग्राम टिल मिड नून, यानी कि दोपहर तक हमको सलाद 600 ग्राम लेना चाहिए। 600 ग्राम नहीं हो सकता है तो 500 ग्राम तो ले सकते हैं, 500 भी नहीं होगा तो 400 ग्राम तो हो सकता है ना। इतना तो हमको लेना ही पड़ेगा अगर हमें मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को अच्छे से ठीक करना है। तो ये विदाउट मेडिसिन के मेडिसिन एक तरीके से ये काम करेगा, इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सलाद वेट डिवाइडेड बाय 2, अगर वेट उसका 600 ग्राम निकला था तो 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 यानी कि इन ग्राम, ठीक है, इतना हमको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 kg किसी का अगर वेट है तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 यानी कि 30, तो यानी कि अब मल्टीप्लाई करके 300 ग्राम बिफोर मील, इतना हमको सलाद लेना चाहिए। यानी कि सुबह से दोपहर तक हमको सीजनल फ्रूट्स 3-4 टाइप के मिक्स करके हम ले लेंगे। इसके बाद जब दोपहर का हम जब खाना खाएंगे तब उसके साथ साथ हम उस वेट का डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 अगर करेंगे तब वो वहाँ से सलाद की क्वांटिटी निकल आएगी। अब ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था सीजनल फ्रूट्स जो भी आता है, मान लेते पपाया आता है, गुआवा आता है और ये चुकंदर आता है, जो भी आता है आप उसको आप ले सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि अगर कोई जॉब में रहता है तो उसको 2 टिफिन हमेशा बना के ले जाना चाहिए, एक में फ्रूट्स और दूसरा सलाद। दिस वन फ्रूट्स मॉर्निंग टू नून, ये सुबह से लेके हमें दोपहर तक इसको हमें लेना चाहिए और ये मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर को प्रॉपर्ली एकदम परफेक्ट कर देगा। सलाद हमको बिफोर मील लेना चाहिए, चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। अब मैं आपको जो नेचुरोपैथी में एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कि विदाउट मेडिसिन के मेडिसिन जो रहती है उस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एडवाइस देखिए क्या है, मंडूकासन। मंडूकासन जब हम करते हैं, जो अम्बलिकम रीजन है उसके नीचे, नाभि के नीचे वाले पोर्शन में दोनों को मुट्ठी बांध करके जब हम करते हैं, दैट इज अ मंडूकासन। ये क्या करता है कि पैंक्रियास को एक्टिवेट कर देता है, तो प्रॉपर वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगता है और शुगर को वो मेंटेन रखता है, ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना ज़्यादा घटने देता है। तो एक मंडूकासन करेंगे, ये ब्लड शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा, कभी कभी केसेस में पूरा कंप्लीटली क्योर कर देता है। फास्ट वॉकिंग 4 to 5 किलोमीटर पर 30 मिनट, हमको फास्ट वॉकिंग करनी है 4 से 5 किलोमीटर पर 30 मिनट, आधे घंटे में इतना उसको चलना है। नेक्स्ट है गेम्स, 30 to 40 मिनट्स पर डे हमको गेम खेलना चाहिए। गेम खेलने से क्या है,
बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बनता है। जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में जहाँ कहीं भी एबनॉर्मेलिटी रहती है उसको भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ हमें लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ स्टाइल हमारी ठीक नहीं होगी तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं होगा। लाइफ स्टाइल का मतलब हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब खाना खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी कुछ लाइफ स्टाइल में आ जाती हैं। अगर ये लाइफ स्टाइल अगर अपने आप ठीक कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है डाइट। डाइट अगर अभी जो मैंने इसके पहले बता रहा था, डाइट अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। मेरा एक एक्सपीरियंस और एक जो रिजल्ट एक पेशेंट का जो उसने निकल करके आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पेशेंट था जो कि वो इंसुलिन पर चल रहा था। जब वो मेरे पास आया मैंने एक ही बात बताई, मैंने उसको मेडिसिन नहीं दिया। मैंने बोला कुछ नहीं, आप सिर्फ एक काम करिए, क्या मॉर्निंग और इवनिंग में आप वॉकिंग करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। और मेरी जो डाइट थी वेट इंटू 10 उतने ग्राम, सुबह से लेकर दोपहर तक आपको फल खाने हैं, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। और दोपहर में जब आप खाना खाएंगे तब सलाद, रात का खाना खाएंगे तब सलाद आपको लेना होगा। बाकी पानी आनी खूब पीजिए, वॉकिंग करिए। इसको करते करते देखा इंसुलिन लेना उसका बंद हो गया। आई थिंक थोड़ा ये वीडियो हमारा बड़ा हो गया है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, फिर भी मैंने उसको काफ़ी कम समय में उसको फिनिश करने के लिए मैंने प्रयास किया। और आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुना, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, जो हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और आप जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है उसको मुझे कमेंट्स में डाल कर सजेस्ट करिएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो आई होप ये हमारा वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर क्वेरी रहेगी आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।